हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज के इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम के लिए पूरा एक मॉडल पेपर कराएंगे जिसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे और इस 100 प्रश्नों के लिए आपको टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में जो आपके एक पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है जिसमें 100 प्रश्न आते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। कम से कम आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए जो अंक लाने होते हैं वो कितने होते हैं? 50 होते हैं। कम से कम 50 अंक आपको लाने होते हैं, तभी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। और इस पेपर के लिए आपको टोटल जो समय मिलता है वो 90 मिनट का मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या ट्रिपल सी एग्जाम में माइनस मार्किंग होता है या फिर नहीं होता है। तो आपको बता दें, अभी की बात अगर करें तो कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता है, लेकिन इन फ्यूचर में अगर कभी ऐसा होता है तो उसकी जानकारी आपको नेलेट के स्टूडेंट पोर्टल पर मिल जाएगी या फिर आप हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। एक चीज और आपको बता दें कि अगर आप जो बच्चे दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएल TG2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस में जो कंप्यूटर का पेपर है वो 10 अंक का होता है, यानी कि 10 नंबर का कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा और जिसमें ट्रिपल सी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। वहां पर अगर आपने अपना नोटिफिकेशन देखा होगा तो आपने देखा होगा वहां पर जो सिलेबस आपका है उसमें आपने देखा होगा कि जो ट्रिपल सी एग्जाम है उसी लेवल के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। तो ये पूरा क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे इस मॉडल पेपर का PDF लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF ले सकते हैं। बाद में हम आपको बताएंगे क्लास के अंत में कि कैसे आप इसका PDF फ्री में ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास की सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको आंसर करना है कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब करना है, कंप्यूटर का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो क्या होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर CPU हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो CPU होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ये कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र होता है। इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे आप सभी जानते होंगे जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जिसे ब्रेन कहते हैं, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो CPU होता है। ठीक है। तो यहां पर B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, एक वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर है। एक वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर क्या होता है? यूजर नेम होता है, डेट और टाइम होता है, सीट टैब नेम होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यहां पर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है। तो आपको आंसर करना है बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है। चलिए जो भी साथी आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को भाई शेयर कर देना, तो सभी साथी क्लास को शेयर कर दें। ठीक है। और अगर लाइक नहीं किया है तो सभी लोग भाई लाइक भी कर देना। तो लाइक शेयर आप लोग बिना कहे कर दिया करो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर पहला ऑप्शन हो जाएगा 50,000 या उससे अधिक। ठीक है। 50,000 या उससे अधिक बैंक में रुपए जमा करने पर आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है। आपने देखा होगा जो आपका ईमेल होता है, ईमेल आईडी जो होता है उसमें यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है? तो आपका जो ईमेल आईडी होता है उसमें जो यूजर नेम होता है, यानी कि ईमेल आईडी का जो पहला वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? यूजर नेम होता है। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो आपका डोमेन नेम होता है। इन दोनों को अलग कौन करता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा @ का जो सिंबल होता है, ये आपका जो ईमेल आईडी होता है उसमें यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है UFS। ठीक है। UFS का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। चलिए UFS का फुल फॉर्म आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग आंसर भेजो, क्या हो जाएगा सही जवाब। ओके। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका यूनिक्स फाइल सिस्टम। UFS का फुल फॉर्म होता है यूनिक्स फाइल और सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है ईमेल किस प्रकार का हो सकता है। ओनली पब्लिक हो सकता है, ओनली प्राइवेट, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट या इसमें से कोई नहीं। तो ईमेल किस प्रकार का हो सकता है बताइए? पब्लिक हो सकता है या फिर प्राइवेट हो सकता है या फिर पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना है, ओनली प्राइवेट हो सकता है। ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? ओनली प्राइवेट हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है RDS का फुल फॉर्म क्या होता है।
चलिए RDS का फुल फॉर्म आपको बताना है, सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए भाई सभी साथी क्लास को शेयर करते रहो, जल्दी से आप लोग शेयर करो और लाइक कर देना क्लास को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, ठीक है। तो सभी शेयर और लाइक करते रहें। यहां पर आपको आंसर करना है RDS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रखना है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है। ठीक है, अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होती है। चलिए भाई यहां पे सही जवाब करना है आपको, क्या हो जाएगा, कंट्रोल F12 हो जाएगा। अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करना पड़ेगा। जब आप कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करेंगे तो टेबल इंसर्ट करने का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है नंबर लिस्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी F12। अगर आप नंबर लिस्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, मींस अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिस्ट आ जाए, तो उसके लिए आप F12 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। अगला क्वेश्चन पूछा है टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। काफी अच्छा प्रश्न है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा 200K। ठीक है, 200K हो सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है। भारत का ऐसा कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो कि दुकानों का विवरण रखता है, बताइए। justdial.com, google.com, yahoo.com या इसमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा आपका justdial.com, जो कि क्या है, भारत का एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि दुकानों का विवरण रखता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया, बताइए। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया। आप लोग जल्दी से अपने आंसर भेजें भाई कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। और सभी साथी भाई क्लास को एक बार शेयर कर देना, ठीक है। तो सभी साथी शेयर करते रहो, जो भी क्लास में अभी आए हैं आप सभी शेयर करो क्लास को एक बार। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी केविन एस्टन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया, केविन एस्टन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्न में कौन MQTT प्रोटोकॉल को सुपरिभाषित करता है। MQTT प्रोटोकॉल को सुपरिभाषित करता है कौन, मशीन टू मशीन, पब्लिश या फिर सब्सक्राइबर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मशीन टू मशीन, पब्लिश और सब्सक्राइब, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ईमेल भेजना किसके समान है। ईमेल भेजना किसके समान है। पत्र लिखना, तस्वीर बनाना, फोन पर बात करना, पैकेज भेजना। तो ईमेल भेजना किसके समान है, पत्र लिखने के समान है। ऑप्शन यहां पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है। चार्ट विजार्ड से, पाई चार्ट से, बार चार्ट से, या इसमें से कोई नहीं। तो कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है, आपको आंसर करना है। यहां पे राइट आंसर कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा चार्ट विजार्ड से, ध्यान रखना है फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है वेब पेज को रिलोड करने के लिए बटन दबाएं। अगर आप वेब पेज को रिलोड करना चाहते हैं तो आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे, रिस्टोर, रिलोड, रिफ्रेश, या इसमें से कोई नहीं।
अगर आप वेबपेज को रिलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रिफ्रेश का बटन प्रेस करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिफ्रेश। ओके, और अगला क्वेश्चन पूछा है इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है, भारत सरकार के लिए संप्रेषण प्रणाली है, किसी बिजनेस के लिए आंतरिक संप्रेषण प्रणाली है, या इसमें से कोई नहीं। तो निम्न में से इंटरनेट क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब करना है। सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर पहला ऑप्शन हो जाएगा नेटवर्कों का नेटवर्क, यानी कि नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क आप कह सकते हैं, या नेटवर्कों का नेटवर्क आप कह सकते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, और इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेशनल और नेटवर्क होता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है? काफी अच्छा प्रश्न है, पूछा है खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। किसके माध्यम से करना संभव है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी ई कॉमर्स। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। यानी कि जब कोई भी बिजनेस ऑनलाइन होता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचा जाता है तो उसको हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप सभी को पता है Amazon.com हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गया आपका, ये सभी क्या है? ई कॉमर्स के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा है .org का संबंध किससे है? शिक्षा, गैर व्यावसायिक संगठन, या इसमें से कोई नहीं। तो .org का संबंध है संगठन से, ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा, संगठन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा है एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा बन जाता है। एक पॉइंटर होता है डैश, मतलब कहां पर जब वो पोजीशन किया जाए तब उसका आकार हाथ जैसा बन जाता है। ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्पेलिंग एरर, या इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो ऑप्शन बी यहां पर हाइपरलिंक। एक पॉइंटर जब हाइपरलिंक पर जाता है तो वो कैसा हो जाता है? हाथ के आकार का हो जाता है। दूसरा, जब आपका जहां पर हाइपरलिंक होता है, ठीक है, वहां पर एक और पहचान होती है, उस हाइपरलिंक के नीचे अंडरलाइन होता है। मोस्टली क्या होता है? उसके नीचे अंडरलाइन होता है, और हाइपरलिंक का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। लेकिन जब आपका माउस ओवर करेगा उस हाइपरलिंक पर तो माउस का जो आकार होगा वो हैंड शेप में चेंज हो जाएगा, मींस हाथ के आकार का बन जाएगा। ओके, और अगला क्वेश्चन पूछा है वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। गेटवे, या इसमें पाथवे, या बस, या एनएसएफ नेट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो सही जवाब होगा यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट, गेटवे। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब होगा यहां पर ऑप्शन पहला, सिक्किम। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में कनेक्टिविटी का उदाहरण है। अब आपको बताना है निम्न में कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल है। तो यहां पर इंटरनेट है, फ्लॉपी डिस्क है, पावर कार्ड है, या फिर डाटा है, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन होगा? यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरनेट क्या है? कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? एंकर, हाइपरलिंक, यूआरएल, या इसमें से कोई नहीं।
तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइपरलिंक। ठीक है, वेब पेज पर एक ऐसा वर्ड जहां पर आप क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होता है, तो उस वर्ड को ही हाइपरलिंक कहा जाता है। उसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक लिंक होता है, जब आप क्लिक करते हैं तो सीधे ही उस पेज पर आप पहुंच जाते हैं जिस पेज का वहां पर लिंक दिया होता है। अगला प्रश्न पूछा है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? स्पीच रिकॉग्निशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिंथेसाइजर या इसमें से कोई नहीं? तो जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता कौन करता है? स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्शन यहां पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, एक प्रकार का कैमरा जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है, जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेब कैमरा, ब्राउजर कैमरा, वेब फिक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वेब कैमरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेब कैमरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको आंसर करना है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या स्कैनर? ऑप्शन नंबर डी, तब हम स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर, स्पीकर, सीडी या फिर प्रिंटर? इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो यहां पर ऑप्शन पहला आपका करेक्ट है, स्कैनर। स्कैनर क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बाकी स्पीकर की बात करें, सीडी की बात करें, प्रिंटर की बात करें, तो सभी के सभी कैसे डिवाइस हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। सीडी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन स्कैनर यहां पर एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है, स्क्रीन पर किसी मद को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु उपयुक्त पद कौन सा है? बताइए, स्क्रीन पर किसी मद को उठाकर यानी कि किसी फाइल को उठाकर, आप मान सकते हैं किसी फाइल को उठाकर, ठीक है, किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप या इसमें से कोई नहीं? चलिए कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर होगा 29 का? तो अगर आप माउस से किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, माउस से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। और जब उसको छोड़ देते हैं किसी स्थान पर तो उसको ड्रॉप कहते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, आपने क्या किया? आपने किसी फाइल को माउस से उठाया, यानी कि माउस का आपने क्या किया? माउस का आपने लेफ्ट बटन प्रेस कर लिया और लेफ्ट बटन प्रेस करने के बाद आप उसको खींचते हुए ले गए और दूसरे स्थान पर उसको छोड़ दिया, तो क्या कहेंगे हम? उसको जब आपने उठाया तो ड्रैग कहेंगे एंड उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब आप माउस से किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच करके दूसरे स्थान पर रख देते हैं तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, OMR से संबंधित कौन सा कथन सही है? कागज पहचानता है, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है, चित्र पहचानता है या रंग को पहचानता है? OMR से संबंधित इसमें से कौन सा करेक्ट जवाब होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म होता है, इसे भी आप ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा है, स्कैनर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह डिजिटल इमेज को ऑप्टिकल इमेज में परिवर्तित करता है, यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है, दोनों या इसमें से कोई नहीं? तो स्कैनर से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही होगा?
चलिए, तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यह प्रत्येक इमेज को क्या करता है, डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर देता है। प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित होता है। किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित होता है। ई कॉमर्स के अंतर्गत होता है, ई व्यापार के अंतर्गत होता है, डिजिटल कॉमर्स के अंतर्गत होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, ई कॉमर्स। अगले प्रश्न भी पूछा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है। बताइए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है। 33 में आपको जवाब करना है। बताइए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है, आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच में इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट द्वारा, सब्सक्राइबर अंत बिंदु द्वारा, आईएसपी अंत बिंदु द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट द्वारा। आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच में इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट द्वारा। वेब ब्राउजर वेब को ढूंढता है, ट्रू या फिर फॉल्स। जो वेब ब्राउजर होते हैं वो क्या करते हैं, वेब को ढूंढते हैं। क्या ये सही है? तो बिल्कुल यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेब ब्राउजर वेब को ढूंढता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला यहां पे करेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग किस टैब में होते हैं। अगर टैब की बात करें तो पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग कौन सी टैब में होते हैं। होम, इंसर्ट, रिव्यू या फॉर्मेट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, होम टैब में होते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा है, मैक एड्रेस आईपी एड्रेस को क्या ट्रांसलेट करता है। जो मैक एड्रेस होता है आईपी एड्रेस को क्या ट्रांसलेट करता है। संगठनात्मक रूप से विशिष्ट पहचान करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या इसमें से कोई नहीं। चलिए 37 का जवाब करना है। यहाँ पे करेक्ट जवाब आपको भेजना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है। कौन सा करेक्ट आंसर है। ट्रू है कि फॉल्स। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कैसा है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, POP3 और SMTP मेल प्रोटोकॉल हैं। ये जो POP3 और SMTP हैं ये दोनों मेल प्रोटोकॉल हैं, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस और प्रोटोकॉल। इसके बाद में एसएमटीपी की बात करें तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल और ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल, उसके बाद में ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी, और पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न पूछा है, माउस को और किस नाम से जानते हैं। माउस को और किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब करना है आपको। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। वैसे माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, बट चीजों को ये पॉइंट भी करता है, इसलिए हम लोग इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो माउस आपका एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, अगर आपसे बात करें लाइट पेन, तो लाइट पेन क्या है, लाइट पेन भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा है, कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या किया जा सकता है।
कंप्यूटर को ऑन करते हैं, समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं, मनपसंद धुन बजाते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। क्या करते हैं, समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा है, HTML टैग की सही संरचना क्या है। HTML टैग की सही संरचना इसमें से पूछी है, कौन सी हो सकती है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको जवाब करना है। पूरे 100 प्रश्न होंगे इस टेस्ट में आपको, और इसके लिए 100 प्रश्न मिलेंगे। अब आपको देखना है कि टोटल आप इसमें कितने आंसर सही करते हैं, यानी कि कितने नंबर आप इसमें लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले HTML, फिर हेड, फिर बॉडी, उसके बाद यहां पर बॉडी क्लोज, HTML बॉडी क्लोज, हेड क्लोज, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, HTML क्लोज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, सी लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया। अब आपको बताना है सी लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया। चलिए सही जवाब करना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पूरे मॉडल पेपर में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए हैं, इसलिए पूरा क्लास आप लास्ट तक जरूर करें। ठीक है, तो यहां पर जो सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा डेनिस रिची। सी लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया, डेनिस रिची के द्वारा किया गया। फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा है, प्राइमरी मेमोरी को डैश कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं, मैन मेमोरी कहते हैं, सेल मेमोरी कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं। सॉरी, यहां पर मेन मेमोरी होगा, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो मैन मेमोरी। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है। इनपुट डाटा का परीक्षण, समस्या को समझना, आउटपुट की योजना बनाना, प्रोग्राम लिखना। पूछा क्या है आपसे, काफी अच्छा प्रश्न है, कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है। तो देखो यहां पर हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन बी, प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण क्या हो सकता है, समस्या को समझना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा है, डाटा कहां भेजना है या कहां पर लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है। डाटा कहां भेजना है या कहां पर लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है। डाटा बस, कंट्रोल बस, एयर बस, या एड्रेस बस। तो डाटा कहां भेजना है या कहां पर लिखा जाता है, इसके लिए एड्रेस बस प्रयोग होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है, P2P क्या है, पीयर टू पीयर है, पॉइंट टू पॉइंट है, पोस्ट टू पोस्ट है, या इसमें से कोई नहीं। बताइए P2P क्या है। तो यहां पर पहला ऑप्शन हो जाएगा पीयर टू पीयर। अगला प्रश्न पूछा है, पिन का पूर्ण अर्थ क्या होता है, यानी कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला प्रश्न पूछा है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए जल्दी से भाई जवाब करो, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला प्रश्न पूछा है, HTML में TT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, टेक्स्ट ट्रांसफर। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP में आपसे पूछा है TT का फुल फॉर्म, तो इसका मतलब हो जाएगा टेक्स्ट और ट्रांसफर। अगला प्रश्न पूछा है, सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप सेल की चौड़ाई कम करना चाहते हैं तब कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, और कई बार हमने इस चीज को आपको बताया है। ठीक है, जब हमने कैल्क की शॉर्टकट की पढ़ाई, इससे पहले हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, तो उन सभी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो बहुत बार इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, आपको पता होना चाहिए।
तो यहां पर आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा लेफ्ट। अल्ट के साथ में लेफ्ट एरो आपको प्रेस करना होता है। सेल की चौड़ाई कम करने के लिए आपको अल्ट के साथ में लेफ्ट एरो दबाना पड़ता है, और अगर आप सेल की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अल्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करना होता है। तब अल्ट के साथ में आपको राइट एरो प्रेस करना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में आप चार्ट किससे ऐड कर सकते हैं? बताइए, निम्न में आप चार्ट किससे ऐड कर सकते हैं? तो सही जवाब आप सभी को करना है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब होगा इंसर्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, रिबन के किस भाग को आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करेंगे? रिबन के किस भाग को आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करेंगे? व्यू, इंसर्ट, होम या पेज लेआउट? तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेज लेआउट का इस्तेमाल करेंगे अगर आप मार्जिन बदलना चाहते हैं। ओके। और अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? तो सही जवाब करना है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम। ठीक है, सम एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से कौन एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? 64 में आपको बताना है इनमें से कौन एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। चलिए, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एबीएस। एबीएस क्या है? एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, बाकी सभी क्या है? टेक्स्ट फंक्शन है। और अगला प्रश्न पूछा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा अधिकृत और परिचालित इंटरनेट पर स्थित कंप्यूटर्स इनमें से किस डोमेन का हिस्सा हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा अधिकृत और परिचालित इंटरनेट पर स्थित कंप्यूटर्स इनमें से किस डोमेन का हिस्सा है? पहले प्रश्न को समझना है, फिर जवाब करना है। .com डोमेन का, या .edu डोमेन का, या .mail डोमेन का, या इसमें से कोई नहीं? तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनका जो डोमेन होता है, उनकी वेबसाइट के लिए अगर उनका डोमेन होता है तो मोस्टली किस नाम से होता है, आपसे सिंपल ये पूछा गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, .edu डोमेन, है ना। एजुकेशनल डोमेन आपका होता है। आपने देखा होगा कई बार किसी की जो वेबसाइट होती है, जो आपके स्कूल कॉलेज होते हैं, जो इंस्टीट्यूट आपके होते हैं, तो मोस्टली उनकी वेबसाइट में क्या होता है? लास्ट में .edu होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ओके, तो यहां पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, .edu। और अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउजर है? कौन सा शब्द एक ब्राउजर है? बताइए। नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, लॉन्चर या ईमेल? ब्राउजर कौन सा है? तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, नेटस्केप क्या है? एक ब्राउजर है। और अगला प्रश्न आपको बताना है, एमएस वर्ड में प्रत्येक कमांड रिबन में उपलब्ध होता है। एमएस वर्ड में प्रत्येक कमांड रिबन में उपलब्ध होता है। सही जवाब यहां पर आपका क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड में प्रत्येक कमांड रिबन में उपलब्ध होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एमएस वर्ड में प्रत्येक कमांड कहां होता है? रिबन में होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट है। और अगला प्रश्न पूछा है, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू आपसे पूछी है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 5। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, कंप्यूटर चलने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना डैश कहलाता है। कंप्यूटर चलने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल या फिर सीपीयू? तो भाई, कंप्यूटर को चलने के लिए जो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, जो एक डाटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सी भाषा में भाई सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। और अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? अब इसमें से क्या बताना है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? सीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या फिर रैम? तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, रैम। रैम क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बाकी सभी स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है?
कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है? तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, किस प्रकार का नेटवर्क फोन लाइन यूज करेगा? सॉरी, यहां पर होगा फोन लाइन, ठीक है। तो किस प्रकार का नेटवर्क फोन लाइन यूज करेगा? चलिए आपको जवाब करना है, वैन, लैन या फिर डब्ल्यू वैन या फिर वायरलेस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, यहां पर वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। और अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर स्पीकर्स या हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस हैं? कंप्यूटर स्पीकर्स या फिर हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस हैं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्पीकर्स या फिर हेडफोन जो हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। और अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर स्टार्ट करने का प्रोग्राम किस प्रकार की मेमोरी होल्ड करता है? कंप्यूटर स्टार्ट करने का प्रोग्राम किस प्रकार की मेमोरी होल्ड करता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, रोम, जिसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, वेब पेज जिससे देखे जाते हैं उस प्रोग्राम को कहते हैं। आप जिससे वेब पेज को देख सकते हैं उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राउजर्स, है ना। ब्राउजर्स की मदद से ही आप किसी भी वेब पेज को देख सकते हैं, उस पर विजिट कर सकते हैं। तो आंसर करना है, निम्नलिखित में सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी होती है? निम्न में सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी होती है? आपको जवाब करना है। तो सही जवाब हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा है, आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए जवाब करना है आपको। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने हेतु आपके लिए क्या आवश्यक होगा? अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने के लिए आपके लिए क्या आवश्यक होगा? वीडियो कार्ड, टेप रिकॉर्डर, माउस या फिर साउंड कार्ड? तो यहां पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साउंड कार्ड। और अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? बताइए। लिंक्डइन, फेसबुक, ऑल ऑफ द एबव या फिर विकिपीडिया? तो इसमें से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिपीडिया। ये आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। बाकी फेसबुक और लिंक्डइन दोनों क्या हैं? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, इनपुट आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? जो इनपुट होता है वो आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा या फिर इनपुट डिवाइस के द्वारा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग के द्वारा। जब आप कोई भी इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करता है सीपीयू, उसके बाद में आउटपुट में वो चेंज करके आपको दिखाता है। और अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है? ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? डाटा। तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसे क्या कहते हैं? संख्या, प्रतीक या प्रदान की गई जानकारी, या संख्या और प्रतीकों वाली जानकारी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संख्याओं और प्रतीकों वाली जो जानकारी होती है उसी को कहते हैं डाटा। संख्याओं और प्रतीकों, प्रतीकों मतलब चिन्ह, ठीक है, जो आपके चिन्ह होते हैं उसको क्या कहते हैं? सिंबल्स, जिनको हम प्रतीक कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, सीपीयू का एक हिस्सा कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, एएलयू या प्रिंटर? सीपीयू का एक हिस्सा कौन सा है? बताइए। यहां पर सही जवाब करना है आपको। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आपका, एएलयू, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या है? सीपीयू का ही एक हिस्सा होता है, यानी कि सीपीयू का ही एक पार्ट आप कह सकते हैं, जो कि क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका एएलयू है। अगला क्वेश्चन पूछा है, एएलयू का अर्थ क्या होता है? तो अभी हमने आपको बताया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
अगला क्वेश्चन पूछा है पहली गणना डिवाइस है, पहली गणना डिवाइस कौन सी है आपको बताना है, घड़ी, कैलकुलेटर, अबेकस या फिर माउस। तो पहली गणना करने की कौन सी डिवाइस है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अबेकस क्या है? पहली गणना की डिवाइस है। अबेकस का आविष्कार कहां किया गया? भारत, चीन, फ्रांस या यूनान? इसमें से कौन सा सही जवाब है? तो आपको बताना है अबेकस का आविष्कार कहां किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर चीन। ठीक है, अबेकस का आविष्कार कहां हुआ? चीन में हुआ। अगला प्रश्न पूछा है किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था? किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था? बताइए, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया था? थर्ड जनरेशन में आया था। यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरी यानी कि थर्ड जनरेशन। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। अब कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? बताइए। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा यहां पर ऑप्शन पहला, ब्लेज पास्कल के द्वारा। और अगला क्वेश्चन पूछा है टेक्स्ट लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? टेक्स्ट लाइन की शुरुआत में जाने के लिए आपको कौन सी कुंजी प्रेस करनी होती है? तो जैसा कि हमने जो शॉर्टकट की आपको पढ़ाई थी उसमें बताया था, अगर टेक्स्ट की पहली लाइन पर जाना चाहते हैं, टेक्स्ट जो आपकी लाइन है उसके शुरुआत में जाना चाहते हैं, तो आपको होम बटन प्रेस करना होता है। जैसे ही आप होम की प्रेस करते हैं तो आप अपनी लाइन के शुरुआत में जाते हैं, यानी कि शुरुआत में अगर जाना चाहते हैं तो आपको होम की प्रेस करना होता है। अगला प्रश्न पूछा है कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। आपके कीबोर्ड में टोटल फंक्शन कुंजी कितनी होती हैं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 होती हैं। जो फंक्शन की होती हैं टोटल आपके कीबोर्ड में, उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है, 12 होती है। और अगला प्रश्न पूछा इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर जॉयस्टिक? कौन सा एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यहां पर मॉनिटर। मॉनिटर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मॉनिटर। अगला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य क्या होता है? इनपुट करना होता है। तो पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, इनपुट। और अगला प्रश्न पूछा है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और जॉयस्टिक? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस है। किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डाटा समाप्त हो जाता है? अगर आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो कौन सी मेमोरी से डाटा आपका समाप्त हो जाता है? आपको जवाब करना है। राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी में जो भी डेटा आपका होता है कंप्यूटर बंद होने पर समाप्त हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है कौन सा शब्द मेमोरी से संबंधित है? लॉजिक, कंट्रोल, इनपुट और स्टोरेज? कौन सा शब्द मेमोरी से संबंधित है? तो यहां पर हो जाएगा डी, स्टोरेज जो है वो मेमोरी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपको बताना है निम्न में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो यहां पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अब आपको बताना है डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डीवीडी का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। राइट आंसर बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। सॉरी, यहां पर क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी कि यहां पर डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड सी दोनों।
अगला प्रश्न पूछा है, जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब होगा यहां पर फोर्ट्रान, जिसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका फोर्ट्रान, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि अगर आप चैप्टर वाइज जो हमने एक प्रश्नोत्तरी बनाई है, चैप्टर वाइज जो हमने एक ई बुक लिखा है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस बुक को 15 अगस्त तक लेते हैं, यानी कि 15 अगस्त तक अगर आप इसको लेते हैं, तो इस पर आपको 30% का डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे और सभी प्रश्न आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, और साथ में इसमें लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की भी आपको मिलेंगी। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, कैल्क और राइटर, इन सभी के शॉर्टकट की भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो अभी आप इसको 15 अगस्त तक अगर आप लेते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ का। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो पीडीएफ वाले सेक्शन पे आप पहुंच जाएंगे और वहां से आप इसको ले सकते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।